पहले बात करते हैं गरबा की। दरअसल मध्य प्रदेश में गरबा आयोजनों में गैर मुस्लिमों की एंट्री को लेकर घमासान मचा हुआ है। राजधानी भोपाल में हिंदू संगठन के लोगों ने गरबा पंडालों के बाहर होर्डिंग लगाकर गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसमें लिखा है गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं के पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। तो वहीं बढ़ते विवाद के बीच अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर की भी एंट्री हो गई है। बाबा बागेश्वर ने साफ सीधे शब्दों में कहा कि जैसे हम हज पर नहीं जाते वैसे ही उन्हें गरबा में भी नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही बाबा बागेश्वर ने नवरात्र में धर्मांतरण को लेकर संकल्प दिलाया और कहा कि सनातन की रक्षा के लिए हमें प्रण लेना होगा। इस नवरात्रि में हमको ये प्रण लेना है, कुछ भी हो जाए हमारा जीवन सनातन के काम आवे। और हे भगवती, नवरात्रि पर हम एक वचन ले रहे हैं कि लव जिहाद जो भारत में हो रहा वो बंद हो जाए, ताकि सनातन धर्म की बेटियां बच जाएं, ताकि सनातन धर्म की परंपरा में विदेशी लोग, विदेशी ताकतें, कुभाव रखने वाले लोग उपद्रव न कर पाए। देखिए, जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। आदिशक्ति की आराधना का पर्व आज से शुरू हुआ है और गरबे महोत्सव भी जगह जगह आयोजन किए जाने हैं, लेकिन जो गैर सनातनी हैं, जिहादी हैं, उनका प्रवेश रोकने के लिए राजधानी भोपाल में सनातनियों ने पूरे इंतजामात किए हैं। आप देख सकते हैं गरबा पंडाल के बाहर बाकायदा एक होर्डिंग लगाया गया जिसमें लिखा हुआ है कि जिहादियों का अगर यहाँ आना सख्त मना है और पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी, उचित व्यवस्था कराई जाएगी। उचित व्यवस्था से सीधे तौर पर देखिए आप जूते और चप्पल और डंडे जो है वो यहाँ पर पोस्टर में लगाए गए हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाथों में लोटा यानी जो गौमूत्र का जल है, जो गौमूत्र है उसको लेकर यहाँ पर खड़े होंगे। हाथों में लाठी डंडे भी हैं। बात करेंगे हम सीधे उनसे। गरबा महोत्सव आज से शुरू हो रहा है, जिहादियों को रोकने के लिए किस तरह का आप लोगों का प्लान तैयार किया? गरबा हमारे यहाँ माँ भवानी को मनाने के लिए एक पूजा पद्धति है, जिसकी आस्था सनातन में है वही अंदर प्रवेश करे। हमारी समिति इसमें वचनबद्ध है। हम किसी ऐसी मानसिकता के आदमी को अंदर नहीं आने देंगे जो जिहाद को प्रमोट करता हो। लव जिहाद जैसी कुरीतियों को हम यहाँ खत्म करना चाहते हैं। एक तरफ जहां हिंदू संगठन और हिंदू धर्मगुरु गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर आपत्ति जता रहा है, तो वहीं कांग्रेस का एक तरफ जहां हिंदू संगठन और हिंदू धर्मगुरु गरबा में गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर आपत्ति जता रहा है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि हिंदू धर्म वैश्विक धर्म है, इसे संकुचित करने की कोशिश की जा रही है। गौमूत्र जैसे बैरियर लगाकर सनातन पद्धति को मानने से लोगों को रोका जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार कर वो वैश्विक हैं, समावेशी हैं और ये लोग बार बार हमारे धर्म को विवादित करते हैं, इसको सकरा कर रहे हैं। इसके जो लोग हिंदू धर्म की तरफ आना भी चाहते हैं तो ये रास्ते में गौमूत्र जैसी चीजें रखने के कारण इसको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। गरबा सनातन धर्म में माता रानी की आराधना का एक पर्व माना जाता है और ये सभी को सनातन धर्म की सहिष्णुता का सम्मान करना चाहिए। ऐसे में समय समय पे गरबा के नाम पे लव जिहाद, बहन बेटियों को बरगलाने की घटनाएं सामने आती हैं। उसके बाद धर्म गुरुओं का सजग होना पूरी तरह सही दिखाई देता है। कांग्रेस जैसी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। बात अब बिहार की। बिहार में चुनावी बिगुल बजने वाला है। अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते की शुरुआत में चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की घोषणा कर सकता है। आयोग एसआईआर के तहत मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद ही आधिकारिक ऐलान करेगा। सूत्रों के मुताबिक नवंबर में 2 या 3 चरणों में मतदान संभव है। दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि मतदान की आखिरी जो तारीख है वो छठ पूजा के बाद रखी जाएगी। मतगणना की संभावित तारीख 15 से 20 नवंबर के बीच मानी जा रही है। चुनाव आयोग 22 नवंबर की डेडलाइन से पहले प्रक्रिया पूरी करेगा। तो बिहार में चुनावी बिगुल बजने वाला है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बिहार का दौरा 30 सितंबर के बाद बिहार का दौरा कर सकते हैं। ज्ञानेश कुमार जी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ सभी आयुक्त पट पर पहुंचेंगे और साथ ही 30 सितंबर को एसआईआर के बाद अंतिम मतदाता सूची
होनी है और ये माना जा रहा है कि 2 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच चुनाव की होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कार्यकाल खत्म भी होने वाला है और इससे पहले चुनाव प्रक्रिया क्योंकि एक जो प्रोसेस होता है कि चुनाव आयोग की टीम जाती है, देखती है, फिर उसके बाद चुनाव की घोषणा की जाती है तारीखों की और उसके बाद से आचार संहिता लगती है। तो यानी कि अब जो बिगुल है, चुनावी बिगुल, वो बिहार में बजने वाला है। और वहीं सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में बिहार विधानसभा चुनाव का यहां पर ऐलान हो सकता है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप लोग खाली संभावना चला रहे हैं कि मैं तो स्पष्ट बता दे रहा हूं, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी पटना मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, या तो उसी दिन शाम तक या उसके 1-2 दिन बाद चुनाव आयोग बिहार में चुनाव की घोषणा कर देगा। अगर मोदी जी पटना मेट्रो का उद्घाटन अगले 20 तारीख को करते हैं तो चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा 20 के बाद करेगा। और मोदी जी अगर पटना मेट्रो का उद्घाटन इसी महीने में किसी तारीख को आखिर में कर देते हैं तो चुनाव आयोग उसके तत्काल बाद 1-2 दिन बाद चुनाव की घोषणा कर देगा। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान आम लोगों की सहूलियत और अपनी तैयारी को देखते हुए चुनाव आयोग करेगा। पूरी संभावना है कि नवंबर के पहले दूसरे सप्ताह तक सभी चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और नवंबर में नई सरकार का गठन हो जाएगा। यह तय है कि नई सरकार भी एनडीए की ही होगी। चुनाव की तारीख का ऐलान चाहे जब हो, एनडीए के सारे घटक दल चुनाव की तैयारी पूरी कर चुके हैं। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी 30 सितंबर को बिहार आ रहे हैं। चुनाव के तैयारियों का जायजा लेंगे। जनता दल यू और एनडीए परिवार की ओर से स्वागत है। जेडीयू, एनडीए परिवार और बिहार की जनता चुनाव के लिए एकदम तैयार है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हुआ है, जो न्याय के साथ विकास का जो मॉडल है नीतीश कुमार जी का, जनता एकदम तैयार है। चुनाव का तो तैयारी में हम लोग है, इसमें कोई दिक्कत कहाँ है। जनता भी तो मन बना चुकी है। तेजस्वी सहनी इंडिया गठबंधन की सरकार, यहाँ बेरोजगारी मुद्दा है ना, यहाँ सिंचाई मुद्दा है ना, अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है गरीबों का, तो ये सब मुद्दा में तो हम लोग जीतिए चुके हैं ना जनता को। आरजेडी ने भी चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। निशाना साधते हुए मृत्युंजय तिवारी ने कहा, निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार के रिमोट से चलता है। जब केंद्र सरकार इशारा कर देगी, निर्वाचन आयोग चुनाव का ऐलान कर देगा। आयोग तो केंद्र सरकार के इशारे पर रिमोट पर चलती है। जिस दिन केंद्र सरकार इशारा कर देगी, चुनाव आयोग उसी सरकार के सहूलियत के हिसाब से चुनाव की घोषणा बिहार में करेगी। अभी तो जिस तरह से रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, सौगात दी जा रही है, तो सरकार को पता है कि जब तक सरकार प्रलोभन जनता को देती रहेगी तब तक चुनाव आयोग घोषणा नहीं करेगी। ये तो सबको पता है। नवरात्र के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी अरुणाचल प्रदेश दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने ईटानगर की रैली के दौरान अरुणाचल प्रदेश को करोड़ों के विकास की सौगात दी और विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अरुणाचल की ये भूमि उगते सूर्य की धरती के साथ ही देशभक्ति की उफान की धरती है। देश भर में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। ये एक बहुत बड़ा मिशन है, लेकिन ये मोदी का मिशन है। मुझे खुशी है कि पेमा खांडू और उनकी टीम इस मिशन को गति दे रही। वहीं कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस की एक पुरानी आदत है कि विकास का जो भी काम मुश्किल होता है, उस काम को वह कभी हाथ नहीं लगाती। कांग्रेस की इस आदत से नॉर्थ ईस्ट को बहुत नुकसान हुआ। बीजेपी ने इस अप्रोच को ही बदल दिया और इसके अच्छे परिणाम आज हम देख रहे हैं। वहीं पीएम ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को संबोधित करते हुए कई सारी बड़ी बातें भी कही हैं। आपको सुनाते हैं। हमारी प्रेरणा किसी राज्य में वोटों और सीटों की संख्या नहीं, नेशन फर्स्ट की भावना है। देश पहले,
हमारा एक ही मंत्र है, नागरिक देवो भव। जिनको कभी किसी ने नहीं पूछा, उसको मोदी पूजता है। इसलिए जिस नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस के समय में भुला दिया गया था, वो साल 2014 के बाद विकास की प्राथमिकताओं का केंद्र बन गया है। हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बजट कई गुना बढ़ाया। हमने लास्ट माइल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल डिलीवरी को अपनी सरकार की पहचान बनाया। और इतना ही नहीं, हमने ये पक्का किया कि सरकार दिल्ली में बैठकर नहीं चलेगी। कांग्रेस सरकार के समय में 2-3 महीने में एकाध बार कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट आता था। बीजेपी सरकार में अब तक 800 से ज्यादा बार केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट आ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आए और चले गए। हमारे मंत्री आते हैं तो प्रयास रहता है कि वो दूर दराज के क्षेत्रों में जाए, जिलों में जाए, ब्लॉक में जाए। इतना ही नहीं, कम से कम एक रात रुक करके जाए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंदिरों, मस्जिदों और गिरजाघरों में राष्ट्रगान कराए जाने की मांग उठाई तो पूर्णिया के कांग्रेस सांसद पप्पू यादव इतना भड़क गए कि उन्होंने बाबा बागेश्वर पर विवादास्पद बयान दे डाले। हालांकि इससे पहले भी दोनों के बीच कई बार बयानबाजी हो चुकी है, लेकिन इस बार मामला आस्था और राजनीति की नई बहस छेड़ रहा है। अभी देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। बाबा बागेश्वर के बयान पर भड़के पप्पू यादव। देखिए, ये पगला है, ये सरकार प्रायोजित बंदर है। बाबा बागेश्वर ने की धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगान कराने की मांग। राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए, सप्ताह में एक बार तो कम से कम बजना ही चाहिए। पप्पू यादव ने बाबा बागेश्वर पर दिया आपत्तिजनक बयान। 1 लाख धीरेन्द्र पैदा लेगा ना, इसको हम आदमी नहीं मानते, एनिमल मानते हैं। छतरपुर के बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर और पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव में धार्मिक स्थलों पर राष्ट्रगान कराने को लेकर तलवारें खिंच गई। छतरपुर में रामलीला के एक कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर ने आरती के बाद राष्ट्रगान कराए जाने की मांग की। रामलीला परिसर में बाबा बागेश्वर के साथ ही सैकड़ों हजारों लोग खड़े होकर राष्ट्रगान में शामिल हुए और भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने कहा कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में भी राष्ट्रगान होना चाहिए ताकि लोगों में धर्म भक्ति के साथ देशभक्ति भी जागे। लेकिन उनके इस बयान पर राजनीति गर्मा गई। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बाबा के इस बयान की तीखी निंदा की और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर विवादित बयान दे डाला। राम से ही राष्ट्र है और राष्ट्र से ही प्रभु राम है। राम ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही प्रभु श्री राम है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए राष्ट्रभक्ति के प्रति प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है अपना समर्पण दिखावे और भारत के गिरजाघरों में, मस्जिदों में, देवालय, मंदिरों में हमारा ऐसा मानना है राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। सप्ताह में एक बार तो कम से कम बजना ही चाहिए ताकि राष्ट्र के प्रति कर्तव्य के लिए हम एकजुट रहें। देखिए, ये पगला है, इनको अध्यात्म की, धर्म की व्याख्या, सनातन का, ये बंदर है। ये धीरेन्द्र टाइप के लोग जो हैं,
ये मार्केटिंग, किसी पैसे, उद्योगपति और ये सरकार प्रायोजित बंदर है और उसकी बात को अब कोई वे नहीं लेता है। उनके बारे में समझ गया है कि ये बहुत ही जाहिल टाइप के लोग हैं। इनको ज्ञान विज्ञान से कोई लेना देना नहीं, साइंस का पता नहीं, भारत का पता नहीं, भारत की संस्कृति का पता नहीं, इसलिए उसको लोग अब हल्के में लेते हैं। बाबा बागेश्वर और पप्पू यादव के बीच ये टकराव पहली बार सामने नहीं आया है। इससे पहले भी महाकुंभ और बाबा की बिहार यात्रा पर पप्पू यादव ने उन्हें टारगेट किया था, लेकिन इस बार तो पप्पू यादव ने उन्हें देश से बाहर भेजने तक की बात कर दी। 1 लाख धीरेंद्र पैदा लेगा ना, इसको हम आदमी नहीं मानते, एनिमल मानते हैं। इसलिए ये लोग एंटी नेशन, इन लोगों को पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल भेज देना चाहिए, जहाँ पर लोकतंत्र को बचाना है और सनातन को जिंदा करना है। तो इन लोगों को डायनामाइट लगा करके ऐसे लोगों को शरीर में, ताकि सनातन हमारा जिंदा रहे, दुनिया में सनातन पर खतरा नहीं हो, इसके लिए पाकिस्तान इन लोगों को भेजना, इन लोगों को शहीद होना जरूरी है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में राजनीतिक मतभेद, चुनावी रंग और धर्म का तड़का लिए बाबा बागेश्वर बनाम पप्पू यादव की ये जुबानी जंग अभी और आगे जाती दिखाई दे रही है। तो सीधे आपको त्रिपुरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। त्रिपुरा सुंदर मंदिर पहुंच चुके हैं पीएम मोदी और 51 शक्तिपीठों में से एक मानी जाती है त्रिपुरा सुंदर मंदिर। और जहां पर आप देखिए कि आज नवरात्र का पहला दिन है, मां शैलपुत्री की आज आराधना होती है। 9 दुर्गा के 9 रूपों को हम नवरात्र में अलग अलग दिन उनकी मान्यता है, पौराणिक कथाएं और मानते हैं। और आज देखिए त्रिपुरा के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 51 शक्तिपीठों में से एक है त्रिपुरा सुंदर मंदिर, और त्रिपुरा सुंदर मंदिर में ही पहुंचे हैं, जहां पर देखिए विधि विधान के साथ तमाम जो पंडित शास्त्र हैं उन्हें वो विधि विधान के साथ पूजा अर्चन करवाते हुए मां की आराधना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ हम आपको त्रिपुरा से सीधे लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। मंदिर को आप देख सकते हैं कितने भव्य तरीके से सजाया गया है, पीले और गुलाबी रंगों से।